क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पी क्वेश्चन का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। जैसे जो हमारा आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा की जो कहा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा। देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी मिली। जो एक लेखक थे हरिश्चंद्र, इन्हें भारतेंदु की पदवी कब मिली? तो 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की पदवी मिली। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, इन्हें भारतेंदु की पदवी 1880 में मिली थी। इसके पहले वीडियो हमने आपको क्या बताया था? नासिकेतोपाख्यान। इसके लेखक कौन है? ये इसके रचनाकार हैं सदल मिश्र। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। कितनी बार? 3 बार। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, तो इसे ध्यान से आप सब याद कर लीजिएगा नासिकेतोपाख्यान के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोसाई गोकुलनाथ द्वारा क्या रचित है? 84 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोसाई गोकुलनाथ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, और गोसाई विट्ठलनाथ हैं श्रृंगार रस मंडल। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि गोसाई। तो देखिए, जो गोसाई गोकुलनाथ हैं वो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं, और गोसाई विट्ठलनाथ जो हैं ये श्रृंगार रस मंडल के हैं। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जो अष्टायम है, अष्टायम के रचयिता कौन है? अष्टायम के रचयिता जो हैं ये नाभादास हैं। और अष्टायम की भाषा कौन सी है? जैसे एक दो बार क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है कि अष्टायम की भाषा कौन सी है। तो अष्टायम की भाषा जो है ब्रज भाषा है। और इसके रचयिता कौन है? नाभादास। और यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही बार पूछा गया है। ठीक, अष्टायम। और देखिए, गोरा बादल की कथा कौन है? इसके लेखक कौन है? गोरा बादल की कथा, इसके लेखक है जटमल। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 है, लेकिन अब पार्ट 2 में हम जितने क्वेश्चन देखेंगे ये नाटक पे आधारित होंगे। जिसे नाटक से रिलेटेड अब आप सभी के होंगे। तो देखिए पहला क्या है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त जो है इस नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद मिश्र। जयशंकर प्रसाद जी हैं, मिश्र नहीं है भाई। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत दुर्दशा की रचना लेखक कौन है? तो वह भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 हो गई, आप याद कर सकते हैं एक ही बार में। कि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मुद्रा राक्षस के भी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा के भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके साथ साथ श्री चंद्रावली के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस और श्री चंद्रावली के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और स्कंदगुप्त जो है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आधे अधूरे ये किसकी रचना है? कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जो हैं इन्हीं की रचना है आधे अधूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूत पुत्र जो है ये किसकी रचना है? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी द्वारा क्या रचित है? सूत पुत्र। ठीक है, रेल का विकट खेल, जो रेल का विकट खेल है इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आप 1-2 बार वीडियो देखते रहिए। एक बार इसे अभी देख लीजिए, इसके बाद 10-15 दिन बाद फिर देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं। इसके बाद एक कहानी की तरह पूरा याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लहरों के राजहंस, ये पूछ सकता है भाई ये कौन सी विधा है? जैसे
निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो लहरों के राजहंस जो है यह नाटक है। लहरों का राजहंस क्या है? नाटक है। अब संयोगिता स्वयंवर एक किसके द्वारा रचित है? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अब देखिए कौन कौन से नाटक हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि लहरों के राजहंस क्या है। नाटक कौन कौन से हैं? लहरों के राजहंस यह भी नाटक है, जो कि अभी आपने यहाँ पे देखा। लहरों के राजहंस, नाहुस यह भी नाटक है, गरुड़ ध्वजा यह भी नाटक है, और चंद्रगुप्त यह भी नाटक है। तो आप चार याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वजा और चंद्रगुप्त, ये सभी क्या है? नाटक हैं। इसके साथ साथ नाटक केवल एक दो तीन चार ही नहीं, इसके साथ ये भी देखिए नाटक है। अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहनी, ये सभी क्या है? नाटक। तो आप छः छः जो है ये छः याद कर लीजिए कि लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वजा, चंद्रगुप्त, ये भी नाटक है। इसके साथ साथ अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहनी, ये सभी नाटक हैं और सभी पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए, पूछे गए हैं। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है, कौन है? ध्रुव सावनी। ध्रुव सावनी किसकी, मतलब इसके लेखक कौन है? ध्रुव सावनी के। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और ये बहुत, वैसे आप सब जानते होंगे ध्रुव सावनी। और जयशंकर प्रसाद की एक ध्रुव सावनी हो गई थी, और अभी हमने जब देखा था समुद्रगुप्त देखा था, स्कंदगुप्त था, वह भी जयशंकर प्रसाद की रचना थी। अब नाटक रचना का आरंभ जो है किस युग में हुआ? जैसे जो नाटक है इसका आरंभ कब हुआ था? तो आप कब कहेंगे? भारतेंदु युग में नाटक रचना का आरंभ हुआ था। नाटक रचना का आरंभ हुआ था। ये भी पूछा गया है कि अंडे के छिलके कौन सी विधा है। जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडे के छिलके कौन सी विधा है, तो उसमें आपको दे देगा नाटक, उपन्यास, कहानी। आपकी कौन से लगाना है? नाटक, कि अंडे के छिलके जो हैं यह नाटक ही है। अब देखिए अंधेरी नगरी के रचनाकार है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि देखिए यहाँ पे लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वजा, चंद्रगुप्त, ये सब क्या है? नाटक हैं। इसी साथ आपने देखा कि अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहनी, ये सभी नाटक हैं। लेकिन जो ये अंधेरी नगरी है इसके रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो देखिए अंधेरी नगरी जो है इसके रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी, इस यह कौन सी विधा है? जैसे अभी आपसे ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रियदर्शी कौन सी विधा है? नाटक और भी बहुत चीज़ें दे देगा, तो आपको क्या लगाना है? नाटक। तो आप एक चीज़ को मैं आपको फिर से याद कराना चाहूँगा कि जो आपकी कौन कौन सी है? लहरों के राजहंस, नाहुस, गरुड़ ध्वजा, इसके साथ क्या है? चंद्रगुप्त, अंधेरी नगरी, रणधीर, प्रेम मोहनी, और अभी आपने क्या देखा? उत्तर प्रियदर्शी। यह सभी क्या है? नाटक हैं। तो इससे आपके जो है हर पार्ट में पिछले वाले पार्ट के क्वेश्चन को रिवाइज कराया जाएगा, और जो जैसे टफ लगेगा उसको उसी पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए ये सभी को एक ही साथ बता दिए, 2-3 बार बताएंगे आपको वैसे भी याद हो जाएगा यदि आप केवल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे। एक बार देख लीजिए, इसके बाद कहीं लिख लीजिए, 10-15 दिन बाद फिर देख लीजिए, ऐसे 2-3 बार कर दोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब तक जो हमने देखा वह नाटक पे आधारित है, लेकिन अब जो देखेंगे हम वो किस पे आधारित है? एकांकी पर। तो एकांकी का विकास, जैसे अभी हमने आपको बताया कि नाटक का विकास किस युग में हुआ, तो आपने अभी पढ़ा था कि भारतेंदु युग में नाटक का विकास हुआ। ठीक उसी प्रकार कि एकांकी का विकास किस युग में हुआ था, तो आप बताएंगे कि एकांकी का विकास जो है छायावाद युग में हुआ था, एकांकी का विकास। ठीक इसी प्रकार से एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? जैसे ठीक है एकांकी का विकास छायावाद युग में हुआ, लेकिन एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो एकांकी के जनक जो माने जाते हैं वो राजकुमार जी माने जाते हैं। राजकुमार, याद कर लीजिए कि एकांकी के जनक कौन है? राजकुमार। नाम अच्छे से याद कर लीजिए आप। अब देखिए एक घूंट यदि आप पहला पार्ट देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक घूंट जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह प्रथम एकांकी है। एक घूंट जो है पहली एकांकी मानी जाती है। तो यहाँ पे जबकि हमने देखिए लिखा है कि एक घूंट जो है पहली एकांकी मानी जाती है। तो एकांकी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकांकी का विकास किस युग में हुआ? छायावाद युग में हुआ। एकांकी के जनक कौन है? तो राजकुमार जी हैं।
एक घूंट किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। एक घूंट जो है यह पहली एकांकी मानी जाती है। तो अब देखिए पार्ट 1 भी हमने देख लिया, पार्ट 2 भी है, और हमने बताया था हर पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिला। यदि आपको 30 क्वेश्चन नहीं मिला तो आप देख सकते हैं 25 प्लस होगा, लेकिन अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपको टोटल मतलब 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, और हर अगले पार्ट में पिछले पार्ट के क्वेश्चनों को रिपीट कराया जाएगा। आपको रिवाइज होता रहेगा तो आपको याद करने में बहुत सरलता होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।